नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। A1 टीवी का खास कार्यक्रम इस माहौल में आपके लिए लेकर आया कुछ विशेष सामग्री। जी हां, लो आया चुनाव। बिल्कुल, चुनावों के इस घमासान में A1 टीवी आपको चुनाव से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी, हर बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएगा। और जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है राजस्थान के रणभेरी में, तो जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो अब हम इस बारे में चर्चा करने के लिए, जिस तरह से लिस्टों का घमासान चल रहा है, कहते हैं कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र शत्रु नहीं होता, समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो परिस्थिति बन रही है उस पर आपकी नजर है, आपकी मतलब आप आदमी पार्टी की। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री योगेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम में लो आया चुनाव। तो गुप्ता जी, शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राजस्थान में बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं, लिस्ट जल्द जारी होगी, 15 अगस्त को लिस्ट जारी होने वाली थी, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी की नजर भी किन्हीं और लिस्टों पर थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लिस्ट का एक पूरा प्रोसेस होता है हर पार्टी का, और वही प्रोसेस हमारा भी है। कई जगह स्क्रूटनी होती है, कई जगह सर्वे होते हैं, और उसके पश्चात सभी चीज़ों को देखकर निर्णय किया जाता है कि टिकट कब देना है और किसको देना है। और उसी प्रोसेस में है। अभी ये जो सप्ताह चल रहा है, वो सप्ताह में किसी भी दिन आपके सामने लिस्ट होगी, और हम भी बहुत जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं, क्योंकि सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है, और पूरी ताकत और पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी बिल्कुल गुप्ता जी, जिस तरह से आपने अभी ये बात कही थी, पहले भी कहा गया था कि 15 अगस्त से पहले या 25 से पहले, खैर ये एक पार्टी की अंदरूनी रणनीति है। लेकिन एक जो सवाल उठता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो जमीनी स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं, उसके साथ ही वो स्टेट यूनिट है उनकी, वो काम कर रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इंतजार हो रहा है कि दोनों पार्टियों में जो लिस्ट निकले और जो बागियों की लिस्ट आए उनको आम आदमी पार्टी अपनी तरफ मिला ले? नहीं, थोड़ा सा विक्रम जी करेक्शन आपको करना होगा। बागी शब्द इस्तेमाल मत करिए, इसकी जगह ये कहिए कि दोनों पार्टियों में जिन नेताओं का दम घुट रहा है और जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि कोई विकल्प राजस्थान में उपलब्ध नहीं था, इस कारण से वो मजबूरी में दोनों पार्टी में रुके हुए थे। वो अच्छे प्रत्याशी अगर आएंगे तो उनका चुनाव के दौरान भी स्वागत है, चुनाव के पहले भी स्वागत था, और चुनाव के बाद भी उनका स्वागत होगा। जी योगेंद्र जी, जिस तरह आपने कहा कि नाम थोड़ा बागी शब्द ठीक नहीं है क्योंकि जिनका दम घुट रहा है, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी खिलाफत भी करती है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की कई नीतियों का, कई उनके कामों का आपने खिलाफत की, भारतीय जनता पार्टी को भी आपने नहीं बख्शा, तो उन्हीं पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी अगर आपके साथ आएंगे तो क्या उनके विचारधारा से आप सहमत नहीं होंगे? क्या एक विरोधाभास नहीं है ये? नहीं, देखिए, हर पार्टी में विक्रम जी अच्छे लोग भी होते हैं और खराब लोग भी होते हैं। अच्छे लोग बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से उस पार्टी में जुड़े रहते हैं जी। जब वो हमारे पास आते हैं या हमारे पास आएंगे, तो उसमें सबसे पहले शर्त ये कि उनको हमारी नीतियों को आत्मसात करना होगा। दूसरा, वो आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टी की नीतियों से मूलभूत रूप से सहमत नहीं थे, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। तो वो जब आएंगे तो जो हमारी नीतियां हैं, हम जो शासन देना चाहते हैं, हम जिस तरह का सुशासन देना चाहते हैं और हम जिस रास्ते पर चलते हैं, वो उससे सहमत हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी मकसद से पार्टी में वो आएंगे और इसी मकसद से, इसी आधार पर उनको पार्टी में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से अपनी पार्टी को सर्वस्व मानने की बात जो करते हैं, जो भी प्रत्याशी चुने जाते हैं, अपनी पार्टी को अपना सब कुछ कहते हैं, उसके बाद भी पार्टी बदल लेते हैं। आपने उसका कारण बताया कि कुछ कारणों से दम घुटता है, तो खैर दम सभी का घुटता है, लेकिन आप क्योंकि मुख्य प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, इसके अलावा आप राजनीतिक विश्लेषक भी रहे, लंबे समय से आपका अनुभव है, तो एक चर्चा, साधारण सी चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी 41 सीटों की एक सूची जो जारी करी, उसके बाद जो बवाल मचा, तो उसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, राजनीति को जब सेवा की जगह मेवा माना जाता है तो फिर स्थिति इसी तरह की उत्पन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कभी हुआ करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का सही नाम अगर देखा जाए तो भारतीय नरेंद्र मोदी अमित शाह पार्टी है। नेता क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं, अमित शाह क्या चाहते हैं, इससे मतलब है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी जो केजरीवाल चाहते हैं वही होता है, तो जो मुखिया है तो उनका ऑब्वियस है कि उनका प्रभाव पार्टी पर रहेगा। नहीं, यहां एक फर्क है जी।
हमारी और भारतीय जनता पार्टी मूलभूत एक फर्क है। हमारा जो मुखिया है वो क्या चाहता है, मुखिया जो चाहता है उसने दिल्ली में करके दिखाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र के अंदर। मुखिया सुशासन चाहता है, मुखिया लोगों का विकास चाहता है, मुखिया लोगों की आर्थिक उन्नति चाहता है। तो वहां पर उस मुहिम में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उस शर्त के साथ आते हैं। यहां अलग है, यहां ना शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है, ना रोजगारी से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहां सिर्फ ये कि ना खाता ना बही, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का है वो सही। दिक्कत यहां पर यह है और इसी का परिणाम है कि आपने इतने सारे सांसदों को यहां पर उतार दिया। एक देखिए छोटी सी बात विक्रम जो समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल। आज जब आप किसी सांसद को उतारते हैं तो विद्रोह होता क्यों है? उस सांसद ने 5 वर्ष तक पहले केंद्र में सुख भोगा, उन 5 वर्षों के अंदर वहां पर कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जमीनी दरिया बिछा रहे थे, नारे लगा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपनी जमीन तैयार कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि चुनाव जब आएंगे तो हम यहां पर चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में जाएंगे। अब 5 वर्ष केंद्र में सत्ता का सुख भोगने के बाद आप एक सांसद को यहां पर उतार देते हैं और उसे कहते हैं 5 साल तुम्हें यहां विधायक का सुख भोगना है, नेचुरल वो पावरफुल है तो मंत्री बनेगा। तो 5 वर्ष तो एक जो यहां पे कार्यकर्ता था उसके चले गए, अगले 5 वर्ष भी चले गए। विद्रोह इस बात का है। इसका मतलब यह हुआ कि जो या तो इनडायरेक्ट मैसेज ये जा रहा है कि जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं, उनमें कोई भी दम नहीं है, जनता से जुड़ाव नहीं, वो जीत नहीं सकते, तो उनके मुंह पर तमाचा है। और दूसरा यह कि आपकी जरूरत नहीं है पार्टी को। विद्रोह इसलिए है। तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसको समझने की आवश्यकता है नहीं, वो तो अपनी मनमर्जी लगाता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का विद्रोह रहा होगा, लेकिन ये पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें ना तो हमें कोई लेना देना है, वो किसको टिकट देते हैं, क्या विद्रोह होता है, कैसे दबाते हैं, ये वो जाने और उनकी जो भी राजनीति वो जाने। जी जी, इससे तो बिल्कुल आपका लेना देना है, क्योंकि आपने जो बात कही कि जिस तरह से एक जमीनी कार्यकर्ता दरिया बिछाता है, छोटी छोटी सभाओं में भीड़ के साथ आता है, अपना सर्वस्व लगाता है सिर्फ इसलिए कि उसके काम को देखकर पार्टी उसे टिकट दे, लेकिन उसको दरकिनार करके एक अन्य प्रत्याशी को टिकट कर दिया जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी में भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर कब से मेहनत कर रहे हैं, अपना सर्वस्व दे रहे हैं, लेकिन एक जो बागी शब्द से आपको परहेज है, लेकिन जिनका दम घुटता है वो प्रत्याशी आपके यहाँ आ जाएंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात नहीं होगा? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि अगर कोई शर्त पे आता है कि उसको टिकट चाहिए तो वो शर्त हमारे कभी मान्य होती नहीं, किसी की भी शर्तों में कोई नहीं आएगा। सबसे पहले उसको एक आम कार्यकर्ता बनकर यहां पर आना होगा, अपना दावा पेश करेगा। हम जमीनी लेवल पे देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता ने कितना किया, हम वहां पे कितने कमजोर हैं, नहीं है, ये कितना कर सकते हैं, उसके आधार पर फैसला होगा। सिर्फ ये सोच करके कि कोई व्यक्ति बागी बन के आ गया या उसका वहां पर एक बड़ा वजूद था वो यहां पर आ गया और हम टिकट दे देंगे, ऐसा हमारे यहाँ होने वाला है। वैसे भी देखिए, आम लोगों की पार्टी है ना, हमारे पास इतना धन है, ना इतना बल है, ना इतना दिखावा है। हाँ, हमारी कैंपेनिंग भी जो चल रही है राजस्थान में चल रही है, वो चल रही डोर टू डोर। ना तो हमारे पास बड़े बड़े रथ हैं, ना बड़े बड़े होर्डिंग है, ना बड़ी बड़ी सभाओं के धन है। हमारी राजनीति विक्रम जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाली है ही नहीं। हमने शुरू से कहा है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए हैं। तो डेफिनेटली हम उस तरह की राजनीति में जाते नहीं है। तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर आएगा वो उसी राजनीति में शामिल होकर के उसी धारा में बहकर के आगे बढ़ेगा, इसलिए हमारे इस तरह की संभावना है नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई है कि राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को क्यों चुने, उसमें जो 7 गारंटियां आपकी तरफ से दी जा रही है वो भी काफी मिलती जुलती है कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं चल रही है या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, तो फिर उससे अलग कैसे हुआ? नहीं, ये आप बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो गारंटी यहां पर हमने दी है जी, और जो अशोक गहलोत सरकार ने लागू की है, आप उन दोनों का बेसिक फर्क समझिए। अशोक गहलोत सरकार ने हमारे दिल्ली मॉडल में हम जो काम कर रहे हैं उसकी नकल की, हमने इसका समर्थन किया। समर्थन इसलिए किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि अगर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने वो सब कुछ कर दिया होता जो हम करना चाहते तो हमारी जरूरत शायद होती नहीं। वैक्यूम था, इसलिए हमारी जरूरत महसूस हुई जी। अब जब यहां पर हुई तो देखिए, नकल करना अलग है और असल में उसको लागू करना अलग है। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। जी जी जरूर। पहला उदाहरण आप बिजली का लीजिए जी। आपने बिजली में 50 यूनिट फ्री की जी, बिल आपका कम आता था, आपके घर भी आता होगा जी जी। 100 यूनिट बिजली आपने लागू की, आपका बिल पहले से ज्यादा आने लगा। भैया कौन सी जादूगरी है जिससे बिजली आप फ्री करते हैं 50 से 100 यूनिट और उसके बाद में बिल आपका ज्यादा आता है? तो यहां पे क्या, एक हाथ से आपने लिया और दूसरे हाथ से दूसरी जेब से आपने डबल निकाल लिया। महिलाओं के फ्री बस की बात कर लीजिए आपने कहा 30 से 50% हम छूट देंगे यहां पर। क्यों भाई, हम तो दिल्ली में 100% छूट देते हैं, आपने क्यों छूट नहीं दी? राखी के दिन आप एक दिन महिलाओं को फ्री बस करते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर आप लगा देते हैं, लाखों के विज्ञापन इश्यू कर देते हैं। हम वहां 365 दिन फ्री देते हैं। तो
रोजगार की आप बात ले लीजिए, जी आप किसी और चीज के ले लीजिए। मैंने आपसे कहा कि नकल असल को कभी मात कर नहीं सकती है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, फिल्मों में जितने बड़े बड़े स्टार होते हैं उन सबके डुप्लीकेट होते हैं। जी अगर डुप्लीकेट वो काम कर पाता जो असल कर पाता तो फिर हीरो की जरूरत नहीं होती। अशोक गहलोत जी नकली केजरीवाल बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर केजरीवाल कभी बन नहीं सकते। राजस्थान की जनता ये फर्क समझ रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो असल नकल का फर्क समझेगी, नकल को भूलेगी, असल को लाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि वो नकल कर रहे हैं अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उनके रास्ते पे चलने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं योजनाएं मिलती जुलती तो है। दोनों की योजनाएं, जो फ्री वाली योजना है, जो गारंटियां हैं, तो आप कहां तक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इन योजनाओं से कितनी अलग है? राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेगी जब ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं चल रही है, कांग्रेस सरकार की तरफ से वही योजनाएं समकक्ष है? आपने कहा कि नकल कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मिलता जुलता है। मैंने कहा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पहला। कर रहे हैं। जी जी दूसरी बिल्कुल। बात क्यों चुनेगी, मैं जवाब देता हूं क्यों इसका आपको। जी। इसलिए चुनेगी, देखिए राजस्थान में अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। जी तकरीबन 49 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया है और 18 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। और एक बड़ी मजेदार बात होती है, अक्सर मैं टीवी चैनल बोलता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस ने राजस्थान को गर्त में डाल दिया, तो वो कांग्रेस की पोल खोल रही होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जब ये कहती है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कुछ नहीं किया, तो राजस्थान की पोल खोल रही होती है। लेकिन दोनों मिलकर एक बात कॉमन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, राजस्थान गर्त में है। और गर्त में है, बेरोजगारी में हम 2 नंबर पर हैं, महिला अपराध में हम सिरमौर हैं, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, हमारे यहां पर सड़कें नहीं है, इंफ्रा नहीं है, सब कुछ ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था की हालत आप जानते हैं कितने बहुत खराब है, स्वास्थ्य की हालत क्या ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में जो भी आज हालात है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समान रूप से दोषी है। अब सवाल ये उठता है, 49 साल में अगर आप राजस्थान को कुछ नहीं दे पाए जी और अच्छी लेवल पे नहीं ले पाए, तो भैया अगले 5 साल में क्या करेगी कांग्रेस? वो तो खुद ये कह रहे हैं कि 2030 में लेकर आएंगे। हमने बिजली के बिल में 200 और 300 यूनिट फ्री करने के लिए हमने इंतजार नहीं किया, पहले दिन से दिया। गहलोत जी कह रहे हैं हम 2030 में लेकर आएंगे। मतलब जनता पहले आपको 2028 में चुने, फिर 2000 उसके बाद फिर चुने, फिर आप 300 यूनिट या 200 यूनिट देंगे। हमने तो इंतजार नहीं किया। तो यहां पे जितने भी बुरे हालात हैं उसके लिए इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आती तो भी कोई उत्थान नहीं होगा, कांग्रेस आएगी तो भी हालात नहीं बदलेंगे। तो आपको यहां पे किसी तीसरे दल को लाना पड़ेगा जो जिसने टेस्ट दिया हो। हमने दिल्ली में नजीर पेश की, हम पंजाब में पेश कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चावल का एक दाना देखिए दिल्ली पंजाब के रूप में, वही चावल की हांडी यहां पर पकेगी दिल्ली पंजाब की तरह सुशासन की। जी जी बिल्कुल। और आज जिस तरह से आपने अपनी तरफ से तर्क दिया कि क्यों राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे, और जिस तरह से आपने बताया कि एक तरह से अशोक गहलोत ने नकल की, लेकिन नकल में पूरी तरह से अकल उन्होंने नहीं लगाई, तो ये चर्चा का दौर यूं ही जारी रहेगा। और कुल मिलाकर हम जो खास ये कार्यक्रम है अपना लो आया चुनाव में, इस मुद्दे पर जो आज हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नज़र जो बागी शब्द कहा था उससे परे से है, तो जो दम घुटे नेताओं पर है, तो इस पर जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा A1 टीवी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लो आया चुनाव, राजस्थान में चुनावी घमासान जारी है। हालांकि एक ही पार्टी ने लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट पर और कई लिस्टों पर आपकी नज़र है। और आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। हम तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। योगेंद्र जी, जो बात चल रही थी, आप बता रहे थे कि अशोक गहलोत ने नकल करी है और जिस तरह से उनकी योजना है आम आदमी पार्टी कुछ अलग करने वाली। तो वही सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा कि ऐसा संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या करने वाली है जो बहुत अलग होगा, जो उसकी नकल नहीं होगी लेकिन जनता को फायदा पहुँचेगा? देखिए, पहली बात आप कीजिए, जनता की जो मूलभूत आवश्यकता क्या है। जी पहली आवश्यकता शिक्षा। और शिक्षा की क्या हालत हमारे राजस्थान में आप भी जानते हैं। स्कूलों की हालत क्या है? स्कूलों में पट्टियां जर्जर अवस्था में हैं। बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी छोड़िए, दरी पट्टियां तक नहीं होती है। वहां पे टॉयलेट्स की क्या हालत है? स्कूलों में टीचर की क्या हालत है? कई स्कूल ऐसे हैं जहां पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास पढ़ते और एक टीचर वहां पर होता है। आपने देखा बच्चे सड़कों पर आंदोलन तक कर चुके हैं टीचर के लिए। तो यहां पर शिक्षा की क्या कंडीशन है? उसके बाद में प्राइवेट स्कूलों का जो यहां पे आलम है, कोई कंट्रोल नहीं है, ना उनके फीस पे कंट्रोल है, ना प्राइवेट स्कूलों की कंडीशन ये है कि वहां पर पढ़ाई से ज्यादा बाकी बात होती है, जूते कैसे पहनने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, यानी वो दुकानें बन चुकी हैं, कोई कंट्रोल उनके ऊपर है नहीं। शिक्षा में दिल्ली में हमने एक ऐसा मॉडल दिया जो विश्व में सराहा जा रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हिलेरी क्लिंटन आई थी तो उन्होंने हिंदुस्तान में किसी और के नहीं,
दिल्ली में हमारे स्कूल को देखने की इच्छा जाहिर की थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से बार बार एक बात पूछता हूं, मुझे आप पूरे हिंदुस्तान में आपके शासित राज्यों में बता दीजिए कि किस राज्य में हम जाएं, मीडिया को लेकर जाएं और बताइए कौन से मॉडल स्कूल जो दिल्ली की बात कर सकते हैं। वो कुछ बात नहीं करते। चाहे गुजरात को ले लीजिए, कहीं और आप ले लीजिए। तो हम शिक्षा के तरफ वही मॉडल यहां पर लेके आएंगे जो दिल्ली में लेकर आए। स्वास्थ्य की बात आप कर लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के जो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है, वहां पर जिस तरह की सुविधा उपलब्ध है, हम उसी तरह का मॉडल यहां पर लेकर आएंगे। तो जनता को शिक्षा चाहिए। हमारा एक उद्देश्य है, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, समान रूप से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उसको उपलब्ध होनी चाहिए। अगर फिर उसकी इच्छा करे प्राइवेट में जाने का तो जाए, लेकिन इसलिए नहीं जाए कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छे हैं और सरकारी स्कूल खराब है। जी जी बिल्कुल। अब आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य में आप और हम भी शायद सरकारी हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल्ली में हमने किया है। कितना ही पैसा हो, कितनी बड़ी आपका इलाज हो, हम हमारे अस्पतालों में वो सुविधाएं देंगे जो आम जनता करवा सके। और यहां हमारा ध्येय वाक्य फिर वही है कि गरीब से लेकर अमीर तक को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के खर्चे पर उपलब्ध करवाना। तो वो हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ आपको मालूम है, यहाँ अस्पतालों में कुत्ते आपके टेस्ट के सैंपल लेकर भाग जाते हैं, आंख कुतर देते हैं चूहे आपके यहाँ पर रखे, इंजेक्शन आपके गलत लग जाते हैं। आप जाइए जो डिस्पेंसरी, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज, वहां पर आपको टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जयपुर में गुर्जे की थड़ी पे जो डिस्पेंसरी, अगर वहां जाएंगे तो टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिलेगा आपको। मैं खुद उसको चेक कर चुका हूं जी। तो हालात यहां पर यह है, डॉक्टर्स की कमी यहां पर है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य ये हमारे मूल मुद्दे हैं। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। बिल्कुल हमारा जैसा हमने दिल्ली और पंजाब में दिया है कि हमें जो देना है, हम जितने यूनिट फ्री का यहां वादा करेंगे उतने यूनिट हम पहले दिन से देंगे। हम 4.5 साल गहलोत साहब की तरह इंतजार नहीं करेंगे 4 वर्षों तक, ना ही हम भारतीय जनता पार्टी की तरह रेवड़ी बताएंगे। वो हम यहां पर देंगे। पानी यहां पर हम देंगे। रोजगार, बिल्कुल रोजगार हर व्यक्ति को चाहिए, हम रोजगार यहां उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं की सुरक्षा, क्या हालत है आप जानते हैं बहुत अच्छे से यहां पर। तो वो महिलाओं सुरक्षित हो, बच्चे यहां पर सुरक्षित हो, युवा यहां पर सुरक्षित हो, हम वो करेंगे। भ्रष्टाचार का आलम आपको पता है अच्छी तरह से क्या है यहां पर। महिलाओं से अगर वो एफआईआर लॉन्च कराने जाती है तो उनकी अस्मिता तक मांगी गई है, ये भी यहां पर हुआ है। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचार यहां पर नहीं हो। मैंने आपको कहा ना, आम व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, एक बेरोजगारी रहित स्टेट चाहिए, उनको महंगाई से राहत चाहिए और उनको कानूनी सुरक्षा चाहिए। 4 चीज चाहिए होती है, बाकी चीज आप 50 बातें कर ले, कुछ नहीं चाहिए उनको। और हमारा ये वादा है कि हम यहां पर आएंगे तो चारों चीजें हम लेकर आएंगे, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में यही काम हम वहां पर कर रहे हैं और नजीर आपके सामने पेश है। दिल्ली और पंजाब की आपने जो बात की और आपने जिन योजनाओं के माइनस पॉइंट बताया, मतलब आपकी तरफ से जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया गया, वो ये सारी योजनाएं सरकार, राजस्थान सरकार जो वर्तमान में है, वो इनको अपना प्लस पॉइंट मानती है। लेकिन खैर ये आपके अलग, आपकी पार्टी की तरफ से उनका रुख अलग है, आपका रुख अलग है। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि लोकसभा में भाई भाई और विधानसभा में जमकर लड़ाई। लोकसभा में आपका गठबंधन है, लेकिन राजस्थान में आप उन्हीं योजनाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो ये सवाल ऐसा है जो सब जानना चाहते हैं, इसका जवाब। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात, हम जनहित में जनता के लिए काम करते हैं। पहला, लोकसभा में हमारा जो गठबंधन हुआ है, आज जो दमनकारी नीतियां मोदी सरकार चला रही है और जिस तरह हाहाकार देश में मचा हुआ है, हम उससे जनता को मुक्ति दिलाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक हुए हैं। और वो सारी नीतियां क्या है? झूठ और जुमले की जो बारिश यहां पर हुई है पिछले 10 वर्षों में, ऐसी बारिश किसी ने देखी नहीं। आप याद कर लीजिए, वो नारा याद कीजिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? हालत क्या कर दी महंगाई की। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या देखा? रोजगार के नाम पर पकोड़े तलने को रोजगार माना गया। पकोड़ा तलना बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर एक सवाल उठाता हूं, अगर पकोड़ा तलना इतना ही सम्मान का रोजगार है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी है, मुझे एक बता दो, इस सम्मानजनक बिजनेस को उनके बेटों ने अपनाया और पकोड़े तले हों? जी बिल्कुल। पकोड़े हमारे बच्चे तलेंगे, आपके बच्चे वहां पर कुछ और करेंगे। तो ये जो रोजगार के नाम पर बच्चों के साथ मजाक किया गया, महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, आप मणिपुर को देखिए, क्या हालत है मणिपुर के अंदर, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं वहां पर। लेकिन आप मणिपुर की बात नहीं करना चाहते। दलितों की बात आप कर लीजिए, क्या हुआ वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर। आप दलितों की बात करते हैं, दलित और आदिवासियों के ऊपर यूरिन तक किया गया, पेशाब तक किया गया, शर्मनाक है सब कुछ। तो हम बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो हालत आज आपने कर दी है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इंडिया का गठन हुआ। अब आप आते हैं राज्य के ऊपर। देखिए, अगर
राजस्थान में या किसी भी राज्य में हमारा कोई गठबंधन है नहीं। राज्य की समस्याएं अलग होती है, राज्य की विचारधारा अलग होती है, राज्य की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और हर पार्टी का अपना अपना राज्य में संगठन है। तो अलायंस वहां करने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में हम संगठन को भंग कर देंगे, संगठन को विड्रॉ कर लेंगे, संगठन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, या राज्य की जो जरूरत है उसको पूरी करने के लिए आगे नहीं आएंगे। इसलिए राज्य में हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, सेंटर में दमनकारी नीतियों के साथ चल रही मोदी सरकार को हटाने के लिए साथ हम काम करेंगे। खैर, जो सवाल था उसका जवाब भी वहीं पे आके खत्म हुआ कि लोकसभा में भाई भाई और विधानसभा में जमकर लड़ाई। लेकिन इससे अलग एक और बात जो वर्कर आ रही है सामने की, जिस तरह से आरएलपी के साथ गठबंधन की बात हो रही, कुछ और दलों के साथ आपकी अंदरूनी गठबंधन की भी बातें चल रही है, कि उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए विक्रम जी, राजनीति संभावना का खेल होती है जी। और कभी किसी चीज को लेकर रिजिड नहीं हुआ जा सकता। लेकिन मैं आपको यहां बैठकर इस शो में जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि हमारी अभी तक किसी से किसी भी तरह का कोई पैचअप नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन संभावना है, क्योंकि संभावनाओं का खेल है राजनीति, तो क्या संभावना है? देखिए, इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो कभी भी हमारे स्तर पर तय नहीं होती जी। है, वो होती है केंद्रीय स्तर पर तय। अगर केंद्रीय स्तर पर राज्य इकाई के हित में और राजस्थान की जनता के हित में अगर किसी भी तरह का कोई भी फैसला किया जाता है, अब गठबंधन छोड़िए कोई भी फैसला, तो निस्संदेह हमारा दायित्व बनता है कि हम केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको, आज की तारीख में ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं 200 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए और राजस्थान में दोनों दलों को नकार कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। जी बिल्कुल, आप नकार भी नहीं रहे, स्वीकार भी नहीं रहे, लेकिन खैर ये आपकी एक मजबूरी है जिसे हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे हम बात करें, जो तिरंगा यात्रा निकली थी 13 मार्च को, शायद जब अरविंद केजरीवाल राजस्थान में आए थे, उन्होंने पूरा जोश खरोश दिखाया था। लेकिन राजस्थान में जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर भगवंत मान का प्रभाव भी दिखा, अरविंद केजरीवाल का भी प्रभाव दिखा। लेकिन राजस्थान का काफी हिस्सा ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नजर है। आप इस बात से कितना सहमत है? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत तो हर राजनीतिक दल को करनी होती है, हम जैसे नव आगंतुक दलों को ज्यादा करनी होती है। लेकिन आपको दो चीज समझनी होगी, एक मेहनत रियल में करना जी। और एक मेहनत नहीं करके एक्सपोज करना, उन दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्राएं निकाली, अभी भी रथ यात्रा चल रही है, उनकी हालत क्या है? रथ यात्रा में भीड़ नहीं आती, लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बाकायदा स्टेज पर नर्तकियां बुलाई जाती है। यह हालत भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस की भी स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने क्या है, हमने जितना भी काम किया, देखिए ये आपका एक एज्यूम कर सकते हैं कि पंजाब के सटे इलाकों में हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमने हमारे कार्यकर्ताओं को यही बताया कि हम इस दिखावे की राजनीति को नहीं करते हैं। इसलिए हमको डोर टू डोर कैंपेनिंग चलनी है, हमारे गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाना है, घर घर दस्तक देनी है, लोगों के दिलों में पैठ बनानी है। अगर देखिए इतने बड़े दिखावे के साथ, रथ यात्राओं के साथ 50 रथ, 100 रथ, 500 रथ, भारतीय जनता पार्टी के पैसे का आता है भंडार है, वो 500 छोड़े यहां से लेकर और चंद्रमा तक रथों की ढेर लगा सकते हैं। अगर उन्हीं से विजय मिलती तो विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नहीं हारती, वहां भी इसी तरह का आडंबर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में नहीं हारती, भारतीय जनता पार्टी अन्य स्टेट में नहीं हारती, लास्ट टाइम एमपी में हारे थे वहां नहीं हारती, महाराष्ट्र में हारे वहां नहीं हारती। लोगों के राजनीति के अंदर दिखावा करना या लोगों के दिलों तक पहुंचना, दोनों में फर्क है। हम लोगों के दिलों तक पहुंचने की राजनीति करते, दिखावे की राजनीति नहीं करते। जी जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि फिर वही सवाल कि अपनी आम आदमी पार्टी की लिस्ट कब तक जारी होगी, उसमें प्राथमिकता क्या दम घोटू जो बागी है उनको दी जाएगी या फिर जमीनी कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं फिर आपको दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं। इस सप्ताह में किसी दिन लिस्ट आपके सामने होगी और हम घोषित कर देंगे, पहला। दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं को हम टिकट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे दलों के अच्छे राजनीतिक दल अगर आते हैं और अच्छे लोग आते हैं, हमारी नीतियों को आत्मसात करते हैं, तो बेसिकली उनको आत्मसात किया जाएगा और उनको उचित पुरस्कार और सम्मान भी दिया जाएगा। एक बात और यहाँ आपके चैनल पे बिल्कुल कह के जा रहा हूँ, जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ऐसा कोई काम किया है तो बजाय उनको दिखावे करने के, रथ यात्रा निकालने के, आडंबर करने के, उनको चुनौती में यहाँ देके जाता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा और केजरीवाल जी ने यह कहा, अगर मैंने 5 वर्ष काम किया तो मुझे वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। एक बार भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर 9 सालों में हमने केंद्र सरकार में काम किया और आपके अच्छाई के लिए काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मोदी जितना आके कह दे, चैलेंज है, इस चुनाव की दशा बदल जाएगी। या कांग्रेस ये कह रही कि हिम्मत दिखा दे। जी बिल्कुल, बहुत आपने खुलकर विस्तार से चर्चा की और जिस तरह से एक चैलेंज के साथ योगेंद्र गुप्ता जी, मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया और जिस तरह से एक सूची के बाद जो बवाल मचा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो विचारधारा
मिलती जुलती हुई योग्य अगर कैंडिडेट हुए तो उन्हें लेने में परहेज भी नहीं है और किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन से भी परहेज नहीं है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ये खेल इसी तरह जारी रहेगा और लो आ गया चुनाव में A1 टीवी पर राजनीति से जुड़ी छोटी से छोटी खबरें, बड़ी से बड़ी खबरें आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।